नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा। वहां तक हमने वर्णों के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। स्वरों का वर्गीकरण हमने किया, व्यंजनों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। जो वर्ण का विषय हमने लिया हुआ था उसमें से कुछ छोटी मोटी बातें रह जाती हैं जिनका वर्णन हम आज करेंगे, जो कि हमारी भाषा की शुद्धता के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम र के विभिन्न रूपों की। र ऐसा वर्ण है जो कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। र का सबसे पहला प्रयोग होता है अपने स्वतंत्र रूप में। अपने स्वतंत्र रूप में होता है। दूसरा होता है रेफ के रूप में, और तीसरा होता है पदेन रूप में। अब उदाहरण के द्वारा सबसे पहले हम स्वतंत्र रूप को देखते हैं। स्वतंत्र रूप में जैसे मैं उदाहरण लिखूं, मैंने यहाँ पर लिखा भारत, राम। अब यहाँ लिखती हूँ जैसे मैं अखबार। क्या लिखा? अखबार लिखा। इन तीनों शब्दों में हम देखेंगे कि र का जो प्रयोग है वो आरंभ में भी हुआ है, मध्य में भी हुआ है और अंत में भी हुआ है। हम कह सकते हैं कि र जो है अन्य व्यंजनों की तरह किसी भी शब्द के आरंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और कहाँ पर आ सकता है? बाद में भी, सबसे बाद में भी, अंत में भी आ सकता है। उसके बाद आता है र का रेफ रूप। रेफ रूप का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक है, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये लगाया कहाँ जाता है। ये कहाँ लगाया जाता है, कुछ उदाहरण लिखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखे, हम लिखते हैं यहाँ पर कार्य, फिर लिखा हमने कर्ता। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लिखते हैं कार्यों, हमने बना दिया। क्या बना दिया? कार्य का क्या बनाया? कार्यों हमने बना दिया। या एक और शब्द हम लिख लेते हैं, जैसे हमने महर्षि लिख दिया। यहाँ पर भी ये र का ही रूप बन जाता है। वैसे तो ये री से संधि होकर बनता है, लेकिन यहाँ तो र का ही रूप बना हुआ है। ठीक है, ये जो रेफ रूप में होता है इसमें सबसे मुख्य बात ये होती है बच्चों कि ये जो र होता है वो यहाँ पर स्वर रहित होता है। स्वर रहित होता है, ये स्थिति होती है इसकी। क्या स्थिति होती है? ये होती है, ये स्वर रहित होता है। ये कहाँ लगाया जाता है? जहां इसकी आवाज होती है, जहां ध्वनि होती है, यानी कि जहां ये खुद इसकी ध्वनि होती है, अपने बाद वाला जो इसका वर्ण आता है, ध्वनि के बाद जो वर्ण आता है उसके शीर्ष पर इसको लगाया जाता है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो ऐसे लगाया जाता है ये र, वो स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर ही लगाया जाता है। यदि स्वर में सिर्फ अ मिला हुआ है, अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन व्यंजन को पूर्ण रूप दे देता है उसके अंदर मिलकर, तो वहां पर उस व्यंजन के ऊपर ही लगा दिया जाता है। लेकिन यदि उस व्यंजन के साथ किसी भी स्वर की मात्रा लगी हुई है तो वह उस मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। अब जैसे कार्य में हम देखते हैं, कार्य हमने देखा तो ध्वनि कहाँ है? यहाँ है बीच में, और लगा कहाँ है? य के शीर्ष पर, और य के अंदर क्या मिला हुआ है? य के अंदर अ मिला हुआ है, इसीलिए ये इसके ऊपर लगा हुआ है। अब आगे बात देखते हैं। हमने देखा कर्ता। कर्ता में त को किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है, तो हमारा जो र है वो आ की मात्रा के ऊपर आएगा, ना कि त के ऊपर आएगा। ठीक है, यदि हमें कर्त लिखना होता, कर्त ऐसे लिखना होता तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कर्तरी लिखते हैं, कर्तरीवाच्य वाच्यों में आता है ना, जैसे कर्तरीवाच्य हम लिखते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है, कर्तरीवाच्य। ठीक है, यहाँ पर ये तय के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन जब अन्य किसी भी स्वर की मात्रा आ जाएगी तो ये किसके ऊपर चला जाएगा? उस मात्रा के ऊपर चला जाएगा। अब आगे इसमें देखिए, जैसे हमने कार्यों लिखा, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी हुई, तो इस मात्रा के ऊपर ही र का प्रयोग होगा, ना कि य के ऊपर। अब महर्षि जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर ये संधि से आया, वैसे तो ये री से बना है र, लेकिन यहाँ तो र का ही रूप हुआ ना, तो इसको जब भी हम लगाते हैं तो ये देखो ई की मात्रा पहले लगेगी और उसके बाद जो है वो र का रेफ रूप यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो रेफ रूप होता है वो स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं मिला हुआ होता, और वो कहाँ लगता है? जहां उसकी ध्वनि होती है उसके बाद जो वर्ण आता है उसके शीर्ष पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है र के पदेन रूप
रूप की। किसके? पदेन रूप की। पदेन रूप में इसके दो चिन्ह होते हैं, एक तो ऐसे तिरछी रेखा के रूप में होता है और एक जैसे ऐसे ए बना देते हैं, ये चौंसी जैसे बना देते हैं, इसके रूप में प्रयोग होता है। अब बात आती है कहाँ पर, तो ये तिरछी रेखा में होता है और कहाँ पर ये ऐसे चोंच की तरह इसका प्रयोग होता है, ये एक की तरह इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले अभी यहाँ पर हम एक बात देखो, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि र जो है वो रेफ रूप में होता है तो स्वर रहित होता है, लेकिन यहाँ पर जब र पदेन रूप में होता है तो वो स्वर सहित होता है। जब जिस भी व्यंजन के ये पैर में लगता है, नीचे लगता है, वो व्यंजन जो है वो स्वर रहित होता है। ठीक है, अब उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा क्रिया, क्रिया हमने लिखा, प्रिया लिख दिया, प्रत्येक हमने लिखा या प्रश्न लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर भी हम इसके भी देख लेते हैं, जैसे हमने ट्रक लिखा, हमने ड्रम लिखा, ठीक है, राष्ट्र हमने लिख दिया जैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये किसके रूप में लगा हुआ है? क के पैर में। किसके पैर में लगा हुआ है? क के पैर में लगा हुआ है, तिरछी रेखा के रूप में। यहाँ पर यदि हम इसका उच्चारण देखते हैं, इसको खोल के देखते हैं, तो क जो है हमारा वो कैसा है? वो स्वर रहित है, और जो ये ई की जो मात्रा है वो किसकी है बेटा? वो र की है, और ये आगे या ऐसे जुड़ा हुआ है, ये है इसका उच्चारण। क्रिया, क्रिया नहीं बोलेंगे, बहुत से बच्चे या बड़े भी इस ये जो शब्द होता है इसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, इसको प्रिया बोलते हैं। ये प्रिया नहीं प्रिया है, ये क्रिया नहीं क्रिया है। क में जो है वो स्वर नहीं मिला हुआ, क जो है वो स्वर रहित है, इस बात का ध्यान हमने रखना है। ऐसे ही प्रत्येक, प्रत्येक में भी इसका क्या है? ये प जो है वो स्वर रहित है और आगे र पूरा है। इसी तरह से प्रश्न में किसी के भी पैर में लिखा हो, जैसे कर्म हम लिखते हैं, यहाँ पर भी इसका कितना रूप है? र का जो है वो पूरा रूप है और क स्वर रहित है। अब बात आती है इसके इस रूप में, यहाँ पर भी हम बात करें र की, तो र अपने पूरे रूप में, यानी कि र स्वर सहित है, और जिस व्यंजन के नीचे लगा हुआ है वह व्यंजन जो स्वर रहित है, यानी कि स्वर के बिना है। ट्रक में ट में स्वर नहीं है, र में स्वर है। अब जो हमारा टवर्ग है, ट ठ ड है, उनके अंदर ये जो रूप है हमारा र का, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इन चीजों में यही अंतर है बस। पूर्ण रूप है दोनों का, लेकिन ये कैसे है? ये बिना पाई वाले हैं। जहां पर पाई वाले व्यंजन है हमारे, देखो इसमें प में भी ये पाई है, क में भी पाई है, पाई वाले व्यंजनों में जो है वो कैसे रूप में प्रयोग होता है? तिरछे रूप में प्रयोग होता है। लेकिन जो ट ठ ड है, इनमें यदि प्रयोग करना हो तो इसका ये रूप होता है। लेकिन एक बात और हम ध्यान दें, जब है के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो है में पाई नहीं है, है में पाई नहीं है, और है ना ही नीचे से ऐसे गोल है नीचे की तरफ, तो इसमें भी इस तिरछी पाई का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे हम हर्षव लिखते हैं। ठीक है, अब र का एक और प्रयोग, जैसे स के अंदर र का जब प्रयोग किया जाए, किसके अंदर? स के अंदर जब र का प्रयोग किया जाता है तो वो यहाँ लगाया जाता है। जैसे स्रोत एक शब्द लिखा होता है, उद्गम जो होता है स्रोत, तो उसमें ये ऐसे बना होता है, और हम इसको गलती से क्या त्र समझते हैं, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं और बोलते क्या है इसको? स्रोत। क्या बोलते हैं? स्रोत। लेकिन ये स्रोत नहीं होता, ये स्रोत होता है। स्रोत होता है स के अंदर जो है वो र लगा हुआ है, यहाँ पर स अपने आधे रूप में है, स जो है वो स्वर रहित है और यहाँ पर र स्वर सहित है, ये है इसका उच्चारण, ये होता है स्रोत। ठीक है, इतनी बात आई आपको यहाँ पर समझ में। र के विभिन्न रूप, यानी कि स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, रेफ के रूप में प्रयोग होता है और पदेन के रूप में। रेफ के रूप में ये चिन्ह होता है, पदेन के रूप में उसके दो चिन्ह होते हैं। जब रेफ के रूप में होता है तो वो स्वर रहित होता है और अपने से आगे वाले व्यंजन के शीर्ष पर लगता है। हाँ, एक और इनमें अंतर है, ये तो अपने बाद वाले के सिर पर लगता है, और ये यहाँ पर जब इसका प्रयोग होता है तो इससे पहले जो व्यंजन स्वर रहित होता है, ये स्वर सहित पे लगता है, क्योंकि खुद स्वर रहित होता है, ये खुद
सहित होता है तो स्वर रहित पर, लेकिन अपने से पहले वाले पर लगता है, बाद वाले के पैर में नहीं लगता, अपने से पहले वाले के पैर में लगता है। इस बात का भी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमें आगे है हमारा अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक में सबसे पहला अंतर हो जाता है इनके चिन्ह का। जो अनुस्वार का चिन्ह होता है ये, और अनुनासिक का चिन्ह होता है ये। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो ध्वनि होती है वो निकलती है नाक से, और यहाँ जो ध्वनि होती है वो निकलती है नाक व मुंह दोनों से। ठीक है, नाक व मुंह दोनों से होती है। अब उसके बाद बात आती है कि इनकी जो कीमत होती है वो क्या होती है। जो अनुस्वार होता है ये क से लेकर मैं तक के जो व्यंजन होते हैं हमारे, उनमें यदि इसके बाद इनमें से कोई व्यंजन आता है तो यहाँ इसकी जो कीमत होती है, ये इसको दूसरे रूप में यदि हम लिख सकें तो जो जिस भी वर्ग का वो व्यंजन होगा उसका पांचवा अक्षर वो होता है। यानी कि पंचमा अक्षर कौन से हैं हमारे, सभी पांचों कौन से हैं, यही है, अंग, ये, ण, न और मैं, ये है हमारे पांचों पंचमाक्षर। इसकी जगह पर हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जैसे हमने लिखा गंगा, गंगा हमने लिख दिया यहाँ पर, इसके रै की तरह जो ऊपर रेफ वाला रै होता है वो कहाँ लगता है हमारा, जो जहाँ ध्वनि होती है उससे आगे वाले, उसके बाद जो आता है। ठीक है, और जो पदेन रूप में था वो पहले लगता था। इसी प्रकार से जो अनुस्वार होता है या जो अनुनासिक है, दोनों ही जहां पर ध्वनि होती है अपने से पहले वाले व्यंजन के ऊपर लगते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, जो आगे वाला जो व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है, स्वर सहित के ऊपर ये लगते हैं। अब गंगा हमने ऐसे लिखा, ये सही है, इसका ये रूप बहुत ही अब प्रचलित है। लेकिन यदि इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो जो यहाँ पर ये बिंदु है ये क्या है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ग, और ग कौन से वर्ग का है, कवर्ग का। कवर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, अंग है, कौन सा, अंग है। तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ये आधे रूप में होता है, स्वर रहित होता है, तो इसके नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा। एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे हमने लिखा चंचल, क्या लिखा, चंचल हमने लिखा। ठीक है, जब हम ऐसा लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसके आगे, यहाँ है इसकी ध्वनि, लगाया कहाँ है, यहाँ पर है। इसके आगे जो ध्वनि है च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है, ये। जब हम इसको लिखेंगे दूसरे रूप में तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी पाई हटाकर इसको आधा रूप दे सकते हैं, इसको स्वर रहित बना सकते हैं, तो ये ऐसे भी लिखा जाएगा। अब समझ गए होंगे आप कि जो अनुस्वार है उसको अनुस्वार में लगाकर हम क्या लगा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे क से लेकर मैं तक, यानी कि जो हमारे वर्गों में बटे हुए हैं वर्ण, उनके ऊपर ही ऐसा नियम ये लागू होता है। उसके बाद हमारे ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, उनके साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ध्वनि इन्हीं की होगी। ध्वनि कैसी होगी, इन्हीं जैसी होगी, इन्हीं पांचों की किसी न किसी प्रकार की ध्वनि होती है। लेकिन लगाना क्या होगा, हमें लगाना होगा अनुस्वार। जैसे हम कुछ शब्द देखते हैं, जैसे हमने लिखा संयोग, संयोग, यहाँ ध्वनि है तो यहाँ बिंदु लगा। इसको हम खोलकर न नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका कोई पंचमाक्षर तो है नहीं। ये ध्वनि किसकी दे रहा है, संयोग, यो, ये की ध्वनि यहाँ पर आ रही है। अब एक और शब्द हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, संघार। क्या पढ़ते हैं इसको, संघार। तो किसकी ध्वनि आ रही है, अंग की ध्वनि आ रही है। ध्वनि इन्हीं पांचों की आएगी, लेकिन लगाएंगे क्या, अनुस्वार। यहाँ पर इनका दूसरा रूप हमें नहीं लिख सकते, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हमारा हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे हम अंश लिखते हैं, अंश, इसको हम ऐसे न की ध्वनि आ रही है ना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे संशय हम लिखेंगे,
यहाँ पर भी क्या आ रही है, हमारी न की ध्वनि आ रही है, लेकिन हम न नहीं लगा सकते। और एक और बेटा बात ध्यान रखने योग्य ये है कि आप बिंदु या तो लगाना ही भूल जाते हो या फिर लगाते भी हो तो कहीं भी लगा देते हो। कहीं भी नहीं लगाना होता, जहां पर उस ध्वनि होती है उससे पहले वाला जो व्यंजन होता है, चाहे उससे पहले वाला जो मतलब चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर, जो वर्ण होता है वो व्यंजन है तो वो स्वर सहित होना चाहिए। स्वर खुद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, लेकिन यदि वो व्यंजन है तो वो स्वर सहित होगा, उसके ऊपर तभी वो लग पाएगा। अब जैसे व्यंजन ही हम लिखते हैं, इसी को देखते हैं, व्यंजन हमने लिखा, व्यंजन, यहाँ पर ध्वनि आ रही है, इसके आगे क्या है, ज कौन से वर्ग का है, च वर्ग का, च छ ज झ ये। तो इसका दूसरा रूप हम यदि बिंदु न लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, समझे इसके बारे में ये बात। अब बात आती है अनुस्वार की, अनुनासिक की। अनुस्वार की हमने बात की, अनुनासिक की बात आती है। अनुनासिक का उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा या ध्वनि जो होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ये हो गई बात। अब इसके भी दो रूप होते हैं, एक तो ये अपने इसी रूप में लगता है और एक ये अनुस्वार का रूप भी ले लेता है। अब देखते हैं कि ये अनुस्वार का रूप कब लेता है और कब ये चंद्रमा के रूप में लगता है। जब अ मिला हो, सिर्फ क्या मिला हो, अ मिला हो व्यंजन में, या फिर आ की मात्रा हो। देखो सभी मात्राएं लगकर व्यंजनों को पूरा बनाती हैं। ठीक है, किसी न किसी रूप में हर स्वर की अपनी मात्रा होती है और वो उसके अंदर प्रयोग होती है। अब जैसे यहाँ पर हम लिखें आंख, हमने लिखा तो क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु। हंस, हंसना हमें लिखना, क्रिया लिखनी है, हंस नहीं लिखना, हंसना। इनमें अंतर है, हंस और हंसना में। देखो हंस लिखा हमने, ये हो जाएगा हमारा हंस जो कि एक पक्षी है। और यदि हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, इनकी तरफ भी हमें ध्यान देना होता है कि कहाँ हमें चंद्र बिंदु लगाना है। यही तो इनमें मुख्य अंतर होता है, दोनों में नाक और मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है। यहाँ पर जो है वो चंद्र बिंदु ही लगेगा, बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है वो नाक और मुख दोनों से आ रही है, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा लगेगा। और ये क्या है, क्रिया है, हंसना, क्या, हंसना। और ये क्या है, हंस, एक पक्षी है। अब हंसना लिखा, यहाँ पर इसके अंदर अ मिला हुआ है तो चंद्र बिंदु आ गया। यहाँ पर आ की मात्रा है तो क्या आ गया, यहाँ पर आ की मात्रा, तो उसके ऊपर भी क्या आ गया, चंद्र बिंदु आ गया। जब मात्रा कोई आ जाएगी, आ की आ जाएगी, तो उस मात्रा के ऊपर लगाना, न कि अ के ऊपर। जैसे हम यहाँ पर ऐसे आंख हम लिख रहे हैं तो हम चंद्र बिंदु को यहाँ नहीं लगा सकते, हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, जो मात्रा आई है, अन्य जो मात्रा आ गई है उसके ऊपर हमने इसको लगाना है। अब बात आ जाती है कि ये बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे, जैसे कुछ कोई भी में आंचल लिख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कब अपना रूप ले लेता है, कैसा, अनुस्वार का रूप कब ले लेता है। अनुस्वार का रूप लेता है ये जब अन्य कोई मात्रा आ जाती है। जैसे हम में लिखते हैं, में, यहाँ पर ये अनुस्वार ये वाला नहीं है, यहाँ पर अनुनासिक है, लेकिन ये चंद्र बिंदु यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो रूप है जब मात्रा के ऊपर लगाएंगे हम तो ये नियम है कि ये बिंदु के रूप में रह जाता है और जो अर्धचंद्र इसका लगा हुआ होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, इसके बहुत से उदाहरण होते हैं। अब एक शब्द है, जैसे हम वो दोनों में प्रयोग, दोनों का प्रयोग वहां होता है, उसके द्वारा आप उसको समझ के देखोगे, एक ही अर्थ है दोनों का और दोनों में अलग अलग प्रयोग होगा। अब यहाँ लिखा मैंने चांद, चांद, क्या लिखा, चांद, और यहाँ लिख रही हूं मैं चंद्रमा, क्या लिखा, चंद्रमा। अब देखो यहाँ तो चंद्र बिंदु लगाया और यहाँ पर सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग किया, सिर्फ बिंदु लगाया। क्या इनमें अंतर है, बहुत अंतर है। आप इसको बिंदु का रूप नहीं दे सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चंद्रमा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्र लिखा जा रहा है वो ध्वनि सिर्फ नाक से आ रही है, न का रूप यहाँ पर आ रहा है और न से आगे क्या है, द कौन से वर्ग का है, त थ द, तवर्ग का है। तवर्ग के बाद का जो पंचमाक्षर है वो क्या होता है, वो न होता है, तो यहाँ पर ये अपने न के रूप में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता, ये इनमें अंतर हो जाता है। ठीक है, ये अंतर आया आपको समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं शिरोरेखा संबंधी। देखो
हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें शिरोरेखा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जब हम वर्णों के मेल से कोई सार्थक शब्द बना लेते हैं उस शब्द के ऊपर हमें शिरोरेखा लगानी होती है। अब जैसे हमने ये अलग अलग लिख दिया क म और ल, जब हम इनको जोड़कर लिखेंगे तो क्या बन गया, ये कमल बन गया और अपना एक अर्थ दे रहा है कि कमल से हम समझ जाते हैं किसी का नाम भी हो सकता है और एक कमल का फूल भी होता है, ये बात हम इसको समझ जाते हैं और इसके ऊपर ये शिरोरेखा हमें लगानी होती है। अब कई बार जो है शिरोरेखा गलत रूप में लगा देने से क्या है उसमें अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं कि मनन करना, क्या लिखा हमने, मनन करना अच्छी बात है। कैसी बात है, अच्छी बात है। अब देखिए ये जो शब्द है इस पर हम जो शिरोरेखा है इसको अलग अलग करके लिख कर देखेंगे। अब हमने इसको लिख दिया मन, न को अलग कर दिया, मन न करना अच्छी बात है, मन न करना अच्छी बात है। देखो कहा एक एक जैसे ही लिखे जा रहे हैं, एक जैसे ही है, इसको इसके साथ जोड़ दो। जब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो बात देखो कितनी सुंदर हो जाएगी। और जब आप इसके साथ इसको नहीं जोड़ते हो, मन न करना अच्छी बात है, कितना अंतर आ गया इन बातों में। यहाँ एक और लिखते हैं हम, देखो हमने यहाँ लिखा कि यहाँ जीवन न, यहाँ जीवन है, यहाँ जीवन है। अब हम जीवन को अलग अलग बनाएंगे, यहाँ जीव न है, मतलब यहाँ जीवन है, इस बात से हमें इस बात का पता चल रहा है। और यहाँ जीव न है कि यहाँ तो कोई जीव नहीं है। इनमें कितना अंतर आ जाता है, किसकी वजह से, सिर्फ शिरोरेखा को सही ढंग से न लगाने की वजह से। ठीक है, ये तो वाक्यों में हो जाती हैं बातें। अब कुछ बातें आती हैं ऐसी कि शिरोरेखा का प्रयोग जो है हमारी वर्णमाला के कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा सिर्फ पाई पर लगाई जाती है। यदि हम पूरे वर्ण के ऊपर शिरोरेखा लगा देते हैं तो वो एक दूसरे व्यंजन का भ्रम वहां पर हो जाता है। कैसे देखते हैं कि एक दूसरे जो वर्ण का भ्रम हो जाता है। सबसे पहला जो हमारा वर्ण है अ, इसके ऊपर ही हम पूरी शिरोरेखा नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन ऊ जब हम लिखते हैं तो पूरी लगाते हैं। ठीक, अ या फिर आ हमने लिखा तो पूरी शिरोरेखा नहीं आती, सिर्फ जो पाई आती है उसके ऊपर ही शिरोरेखा होती है, या फिर कोई मात्रा उसके साथ आ जाए, अन्य स्वर की जो मात्रा आ जाए उसके साथ हो जाएगा, औ हो जाएगा, ओ औ हो जाते हैं इसी जैसे। अब आगे बात आती है हमारी, जैसे हम भ लिखते हैं, भ लिखा, इसको मैं तो ऐसे मोड़ के लिखती हूँ, हम ऐसे ही लिखा होता है हमारी वर्णमाला में। देखो भ ऐसे लिखा हुआ था और क्या लिखा होता, म ऐसे लिखा हुआ होता है। ठीक है, कुछ एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। जब हम ये शिरोरेखा पूरी लगा देते हैं तो ये भ जो है वो म का भ्रम पैदा कर देता है और कई बार बहुत सारी गलतियां ऐसे हो जाती हैं, अर्थ का अनर्थ बन जाता है, बिल्कुल विपरीत अर्थ उसका हो जाता है। इसी प्रकार फिर अ हो गई हमारे यहाँ पर, दूसरा व्यंजन क्या आ गया हमारा, जैसे वह आ गया। अब एक और व्यंजन है हमारा जैसे ध, क्या ध, ध है हमारा, और एक है हमारा घ जो कवर्ग में है, और ध किस में है, तवर्ग में है। बिल्कुल अंतर है बोलने में, लेकिन कई बार भ्रम पैदा कर हो जाता है। जब हम शिरोरेखा पूरी लगा देते हैं तो ये किसका रूप ले लेता है, ध का रूप ले लेता है और उस अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो एक और वर्ण हमारा बन गया कि हमें जो ध है उसके ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं लगानी है। अब एक और है हमारा जैसे थ, क्या थ, और एक व्यंजन है हमारा य, क्या य। अब जब हम थ को पूरी शिरोरेखा लगा दें यहाँ पर तो ये य का भ्रम पैदा कर देता है और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो एक ऐसा ही ये वर्ण हमारा थ है जिसके ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं लगाई जाती, चाहे ये वर्ण जो है कहीं पर भी प्रयोग हो। अब बात आती है एक और व्यंजन हमारा अक्षय, यहाँ पर भी नहीं लगाई जाती, इसको भी क्या है शिरोरेखा जो हमारी वो पाई के ऊपर लगाई जाती है। ऐसे ही शरय है हमारा, उसके ऊपर भी कहाँ पर लगाई जाती है,
पाई के ऊपर लगाई जाती है। अब 1 2 3 4 5 6 7 ये वर्ण जो हो जाते हैं। एक और वर्ण है हमारा श, इस पर पहले था भी कहीं पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी, जैसे पश्चात हमने लिखा तो हमें ऐसे लिखा हुआ मिलता था। इसका जो है ये चलन अब थोड़ा सा खत्म हो गया है। इसको किसी भी रूप में प्रयोग आप कर सकते हो, क्योंकि इस पर लगाने से र का भ्रम पैदा होता था। कैसा भ्रम पैदा होता था? र का भ्रम पैदा होता था कि ये र बन जाता है, लेकिन शिरोरेखा के नीचे इसको बिल्कुल ऐसे बना दिया गया, इसीलिए इसमें भ्रम की गुंजाइश जो है वो कम हो गई है, भ्रम इसमें पैदा नहीं होता। ये जो व्यंजन है हमारे, इन व्यंजनों का प्रयोग चाहे हम किसी शब्द के आरंभ में कर रहे हैं, चाहे किसी शब्द वो ये मध्य में आ रहे हैं या फिर ये अंत में आ रहे हैं, कहीं पर भी इनका प्रयोग हो रहा है तो इनके ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं लगानी होती। उदाहरण के अनुसार हम लिख कर देख लेते हैं। जैसे ऊपर भी हमने लिखा हुआ है अनुस्वार हमने लिखा हुआ है तो ए के ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं है। विभिन्न लिखा हुआ है तो भय के ऊपर मैंने छोड़ी हुई है यहाँ पर शिरोरेखा। इसके अंदर ध लिखा हुआ है तो ध के ऊपर भी जो है वो शिरोरेखा छोड़ी हुई है। इसी प्रकार यदि हम जैसे सक्षम लिखते हैं ऐसे ये लिखा हमने तो यहाँ पर हमें शिरोरेखा छोड़नी है। ये नियम है हमारी हिंदी में शिरोरेखा लगाने के, जिनका पालन हमें करना चाहिए और हमारी इस हिंदी की विशेषता को क्या हमें सही आगे बढ़ाना चाहिए। अब जैसे श्रमिक हम लिखते हैं या शर्म हम लिखते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। इसका प्रयोग हम कैसे भी कर सकते हैं, इसको गलत नहीं माना जा सकता, लेकिन इनका प्रयोग जब हम करेंगे तो गलत हो सकता है। जैसे थ से थकान हमने लिखना होगा, कहीं पर भी इसका प्रयोग हमें करना हो तो यहाँ पर हम पूरी शिरोरेखा नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई ये बात आपको समझ में। उसके बाद बात आ जाती है, हम बात कर रहे थे शब्दकोश कैसे देखें, कि जो हमारा शब्दकोश है, जो इंग्लिश में जिसको डिक्शनरी कहते हैं, उसके अंदर यदि हमें कोई शब्द ढूंढना है तो उसको हम कैसे देखेंगे। उसके लिए सिर्फ हमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे वर्णमाला में स्वर हमारे पहले आ रहे हैं, वैसे ही शब्दकोश में भी स्वर से जो शब्द बनते हैं वो पहले आपको मिलेंगे। उसके बाद बात आती है व्यंजनों की। अब हमें पता है कि व्यंजनों के साथ जो है वो क्या मिले हुए होते हैं, स्वरों की मात्रा मिली हुई होती है। उनके अंदर एक बात ध्यान देनी हो गया है कि स्वरों में जब ए मिला होगा उससे जो शुरू होगा, फिर आ की मात्रा होगी, फिर ई, उससे पहले मिलेंगे अनुस्वार और विसर्ग। क्या मिलेंगे? जो आयोग वर्ण हमारे हैं वो मिलेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे हम कै को लेते हैं, आपने 12 खड़ी में देखा होगा कि ऐसे लिखी होती है 12 खड़ी, ठीक है ना, कै, फिर का, फिर क्या होती है के, फिर कै, फिर को और फिर कौ। ठीक है, की भी छोड़ दिया हमने बीच में, बहुत से छोड़ दिए, लिख देते हैं बीच में डैश डैश लगा देते हैं या लिख ही देते हैं इनको। क का, की, कु या फिर क्री, और उसके बाद क्या आ जाता है फिर हमारा के, कै, ऐसे सारे वर्ण आ जाते हैं। सारे पूरे नहीं हो रहे हैं तो इनको हम ऐसे करके लिख देते हैं। पीछे क्या आ जाता है? कौ आ जाता है। जो अंग और ए है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग जो हमारे, वो हमें कहाँ मिलेंगे? पहले मिलेंगे। इसके बाद में हमें कौन से मिलेंगे? इसके बाद में मिलेंगे हमें व्यंजन गुच्छ। क्या मिलेंगे? व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ कोई भी हो सकता है। वो व्यंजन गुच्छ भी हमने पढ़े थे कि वो द्वितीय रूप में हो सकते हैं, वो एक अल्प प्राण या महाप्राण के रूप में हो सकता है, या फिर जो संयुक्त व्यंजन हमने बना लिए हैं जो वर्णमाला में भी आए हुए हैं वो हो सकते हैं। अब उसमें क्या देखना हमें? व्यंजन गुच्छ का ये देखना है कि जो व्यंजन गुच्छ है उसमें पहला जो वर्ण है हमारा वो उसी की लाइन में मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमें क्या लिखना हो, क्या ढूंढना हो, हमें क्या ढूंढना है तो पहला कौन सा है हमारा? क, तो ये इसके बाद क वाले ही शब्दों के बाद में मिलेगा। अब जब संयुक्त व्यंजन जो है हमारे, जो अक्षर है उसमें किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये हमें पता है कि क इसके अंदर मिला हुआ है, फिर श है इसके अंदर और फिर अ है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये क की लाइन में यानी कि क के बाद हमें मिलेगा। इनका अलग से आपको कोई शब्द संग्रह नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी हमारे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन? अक्षय, त्रय,
ज्ञ और श्रय। इनके लिए शब्दकोश में अलग से शब्द संग्रह आपको नहीं मिलेगा। इनके लिए अक्षर को ढूंढने के लिए आपको ठ के शब्दों में जाना पड़ेगा, त्रय को ढूंढने के लिए त के शब्दों में जाना पड़ेगा, ज्ञ को ढूंढने के ज्ञ से जो शब्द बनते हैं उनको ढूंढने के लिए आपको जै के शब्दों में जाना पड़ेगा, और इसी प्रकार यहाँ पर आपको श वाले शब्दों में जाना पड़ेगा। जो पहला होगा उसी के साथ वो मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे कुछ व्यंजन हैं, जैसे ये पंचमाक्षर है अंग, फिर य, ठीक है, फिर ण है हमारा, ठीक है, और है हमारी दो उत्क्षिप्त ध्वनियां, एक अड है और एक ड है। ठीक, इनसे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, और कोई शब्द शुरू ही नहीं होता इनसे, तो शब्द भंडार यानी कि शब्दकोश में, शब्द भंडार और शब्दकोश में तो अंतर होता है। शब्दकोश में आपको कोई भी इनसे अलग से कोई वर्ण जब है ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता, इनसे शब्द बीच में आ जाते हैं या फिर ये बाद में आते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। इनके जो मुख्य रूप है, इसका ये रूप है और इसका क्या ये रूप है। ये जो है ज्यादातर, कहीं ही मैंने देखा तो नहीं है अभी तक, ये सब पहले ही आते हैं, बाद में इनका प्रयोग नहीं होता, बाद में इनके दूसरे रूप का प्रयोग होता है। इनसे हमें शब्द इन्हीं वाली लाइन में मिल जाएंगे। ये था हमारा शब्दकोश देखने का तरीका। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।